आज का हमारा टॉपिक है shear force diagram and bending moment diagram. In this lecture we are going to see what is a beam, what are the types of beams, what is shear force, what is bending moment and how to draw shear force and bending moment diagrams. So let's start. First of all, we need to know what is a beam. So the definition of the beam is a beam is a structural member जिसका एक डायमेंशन बाकी के दो डायमेंशन से बहुत बड़ा होता है. एज यू कैन सी इसका ये वाला जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, वो बाकी के दो डायमेंशन से बहुत ज्यादा बड़ा है. सो दिस इज अ बीम. इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एनीथिंग. नाउ यहाँ मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बीम एंड अ बार. बार इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल मेंबर जिसका एक डायमेंशन बाकी के दो डायमेंशन से बड़ा होता है. बट एक डिफरेंस जो बीम और बार में होता है वो ये है कि जो बार है इट इज डिजाइंड टू बेयर द एक्सियल लोड, यानी कि लोड्स अलोंग इट्स एक्सिस. वेयरएज जो बीम होता है इट इज डिजाइंड टू बेयर द ट्रांसवर्स लोड्स, यानी कि loads perpendicular to the axis. Okay, so this is the major difference between beam and a bar. और ये point आप लोगों को याद रखना है because it is usually asked in the interviews. Okay, so the next thing is the types of beams. Based on the supports, we can categorize the beams into 5 types. The first one is simply supported beam. Simply supported beam में beam का जो end होता है वो सपोर्टेड रहता है या तो नाइफ एज सपोर्ट से या रोलर एज सपोर्ट से. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम इज कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है. द थर्ड वन इज फिक्स बीम. फिक्स बीम के दोनों एंड जो है वो फिक्स होते हैं. द फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस बीम. कंटिन्यूअस बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है, यानी कि दोनों एंड पे सपोर्ट होता है, बट इसमें बीच में भी, यानी कि बीम के बीच में भी एक दो पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है. द फिफ्थ वन इज ओवरहैंग बीम. ओवरहैंग बीम भी सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है, बट द मेजर डिफरेंस इज जो सपोर्ट्स होते हैं वो इसके एंड पे नहीं होते हैं, बीच में कहीं होते हैं. तो जो एंड पार्ट है वो हैंग करता रहता है. दैट्स व्हाई द नेम ओवरहैंग. सो दीस वर द टाइप्स ऑफ बीम्स. नाउ वी आर गोना सी व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट. Now let's see what is the shear force and bending moment. So in case of beams, shear force is the algebraic sum of all the vertical forces either right side or left side of a point. यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे इस पॉइंट पे shear force की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I'll either take the algebraic sum of the right side of forces or the algebraic sum of left side of forces. Now before doing this हमें एक साइन कन्वेंशन फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि कौन से टाइप के फोर्स को पॉजिटिव लेना है और कौन से टाइप के फोर्स को नेगेटिव लेना है. नाउ बिफोर डूइंग दैट आई नीड टू टेल यू कि साइन कन्वेंशन यूनिवर्सल नहीं होता, यानी कि आप कोई सा भी साइन कन्वेंशन लेके चल सकते हैं, द रिजल्ट विल बी सेम. हमारे केस में हम इस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं तो my upward forces will be positive and downward forces will be negative. और अगर मैं right side से start कर रहा हूँ तो downward force will be positive and upward force will be negative. So according to this sign convention, इस point पे algebraic sum of left side forces will be R1 minus W1 and the algebraic sum of right side forces will be W2 plus W3 minus R2. Both these two will be equal, यानी कि इस पॉइंट पे shear force की वैल्यू या तो ये या तो ये हो सकती है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बेंडिंग मोमेंट. We all know what is a moment. It is the force into distance at any point. Now in case of beams, bending moment is the algebraic sum of the moments of all the forces either right side or left side of a beam. यानी कि
अगर मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं इस पॉइंट के या तो लेफ्ट या तो राइट साइड के फोर्सेस के टोटल मूवमेंट का अलजेब्रिक सम लूंगा। यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द सेम साइन कन्वेंशन थिंग। सो बेंडिंग मोमेंट के केस में साइन कन्वेंशन याद रखना काफी इजी है। अगर आपका बीम कुछ इस तरीके से कर्व हो रहा है तो जो बेंडिंग मोमेंट है इट विल बी पॉजिटिव, और अगर आपका बीम कुछ इस तरीके से कर्व हो रहा है तो इट विल बी नेगेटिव। So according to this sign convention, at this point the bending moment will be, let's say this distance is x1, this distance is x2, same it will be x3, x4, x5. So bending moment will be r1 into x1 plus x2 minus w1 into x2. So this will be the bending moment at this point. Now let's see how to draw shear force diagram and bending moment diagram. तो उसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंसीडर करेंगे। Suppose there is a simply supported beam जिसमें कि 3 कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहे हैं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेज आर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। नाउ इस केस में हम लोगों को इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो वी नीड टू नो ऑल द फोर्सेस ईदर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ पॉइंट। सो वी विल डू दैट। सो समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 से एक इक्वेशन हमें मिल जाता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 20 प्लस 30 प्लस 40, दैट इज 90 किलोमीटर। नाउ लेट्स टेक मोमेंट एट पॉइंट 2. So it will be R1 into 12 equals to 20 into 9 plus 30 into 6 plus 40 into 3. So if we calculate this, it will come 180 plus 180 plus 120, which is equals to 420 divided by 12. It will be 40 kilometer, and R2 will be equal to 90 minus 40, which is equals to 50 kilometer. So we have the value of R1 and R2. And 50 kilometer. Now we will draw the shear force diagram first. तो उसके लिए पहले हम एक डेटम पॉइंट ले लेते हैं। इस डेटम पे the shear force value is 0. Now we will begin from the left. तो जैसा कि हमारा साइन कन्वेंशन था, लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस विल बी पॉजिटिव, तो दिस फोर्स विल बी पॉजिटिव। So this is 40. फिर यहाँ से यहाँ तक there is no force between these 2 points, so shear force will be constant. And then at this point 20 किलोमीटर का force downward है, which is negative, so it will be this. फिर between these 2 points there is no force, so we will do this 30 minus, यानी कि it will be minus 10. At this point it will be minus 40 minus 10, so total minus 50. Now minus 50 and plus 50, it will be 0. So this part is positive and this part is negative.
this is the shear force diagram. Now similarly we can also draw the bending moment diagram. So again हम एक डेटा पॉइंट खींचेंगे. At this point the bending moment value is 0. So we will start from the left. Now we will calculate the bending moment at this point. So at this point the bending moment will be 40 into 3, 120. Kilonewton-meter. Now at this point the bending moment will be the algebraic sum of the moments of 40 and 20 किलोमीटर. तो 40 किलोमीटर का मोमेंट होगा 40 into 3 plus 3 यानी 40 into 6 minus 20 into 3. So this will be equals to 240 minus 60 यानी 180. तो ये हो गया 180. Now at this point the bending moment value will be 40 into 9 minus 20 into 6 minus 30 into 3. The total will be 360 minus 120, that is 240, minus 90, that is 150. यानी कि यहाँ and at this point the bending moment will be 0. So this is the bending moment diagram. Again we will take a quick recap. हमने क्या किया, हमने एक डेटा बनाया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट किया. लेफ्ट अपवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी नेगेटिव. अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो शियर फोर्स डायग्राम है इट विल बी कांस्टेंट. एंड एट द एंड ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम द वैल्यू शुड बी 0. अगेन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हमने सेम किया. हमने एक डेटा पॉइंट खींचा, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. द मोमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फोर्स विल बी पॉजिटिव. तो 40 into 3 120, then 40 into 6 minus 20 into 3 it will be 180. At this point it will be 40 into 9 minus 20 into 6 minus 30 into 3 equals to 150, and at the end it will be 0. So this was our bending moment diagram. Our next case is the case of uniformly distributed load. Let's consider a simply supported beam जिस पर एक 20 किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है इन द स्पान ऑफ 6 मीटर. So first of all we need to calculate the value of R1 and R2. Now as the diagram is symmetric we can say R1 will be equal to R2, right, and the total value of the load is 20 into 6 यानी कि 120. So R1 and R2 will be half यानी 60. Okay. Now we will start drawing the shear force diagram. So first of all we need to draw the datum. At datum the value of shear force is 0. Now we will start from left. तो इस पॉइंट पे shear force की वैल्यू होगी +60. Now जैसा कि हमने पॉइंट लोड के केस में देखा था, दो पॉइंट के बीच में कोई भी लोड नहीं होता था, तो the shear force was continuous, that shear force was constant. But in this case जो लोड है वो हर एक पॉइंट पे लग रहा है. तो इस केस में अगर हम लोगों को shear force की वैल्यू निकालनी है at any distance x, तो it will be 60 minus 20 into x. यानी कि जो shear force है वो x के साथ वेरी करेगा. जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे shear force की वैल्यू भी कम होती जाएगी. एंड एट सम पॉइंट द वैल्यू विल बी 0. वो कौन सा पॉइंट होगा?
अगर हम यहाँ से निकालें तो एट x equals to 3 the value of the shear force will be 0 which is at the middle of this beam, and after this the shear force value will be negative. अगर मैं x की वैल्यू 3 से बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऐसे, and at this point at x equals to 6 meter the value will be minus 60 or minus 60 plus 60 again 0. So this is shear force diagram. Next we will draw the bending moment diagram. So again first we will draw the data. Now सबसे पहले मैं मिडिल पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ. तो इन द मिडिल द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी 60 into 3 minus 20 into 3 into 1.5. अब ये कहाँ से आया? मिडिल यानी कि यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे लोड की वैल्यू कितनी होगी? 20 into 3, और जो डिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ के मिड से लूंगा, मतलब 1.5 से, तो दैट्स व्हाई 1.5. सो दिस विल बी 60 into 3 180 minus 20 into 3 60, 60 into 1.5 यानी 90. So it will be 90 किलोमीटर मीटर. और ये जो कर्व है ये बनेगा पैराबोला. पैराबोला किस लिए? क्योंकि अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी w इंटू एक्स इंटू एक्स बाय 2, यानी wx स्क्वायर बाय 2. तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा. दैट्स व्हाई दिस लाइन विल बी पैराबोलिक. इट विल गो अप टू 90 किलोमीटर मीटर, and from this point it will start decreasing and it will come to 0. So this is our bending moment diagram. Now our next case is of uniformly varying load. So we have considered a cantilever beam and we have considered a uniformly varying load which is varying from 0 to 10 kN per meter. अब इस केस में हमें कैंटिलीवर बीम का रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम राइट साइड से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो एट एनी पॉइंट x इफ वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ w. सो w की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. सो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल वी कैन से that this triangle and this triangle is similar. So from that we can conclude 10 divided by w, यानी कि this side divided by this side will be equal to this side divided by this side, यानी 5 by x. So from here we can write the value of w equals to 10x by 5 or 2x. So we can say at any point x the value of w will be 2x, and at any point x the value of shear force will be equals to, now in this case uniformly varying load, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे shear force की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो it will be equal to the area of that triangle, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू x इंटू w, यानी half into x into 2x which means x square. So now we know कि किसी भी पॉइंट x पे the shear force will be x square and it will vary parabolically. This is the equation of a parabola. तो जो डायग्राम हमें मिलेगा it will be a parabola. It will start from 0 or at x equals to 5 the value will be 25, or at the end it will again come to 0.
So this is the shear force diagram in this case. Next we will draw the bending moment diagram. So again हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं. So at any point x, if you want to know the bending moment, it will be the load into distance. तो लोड कितना है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स, या फिर जो हमने निकाला था एक्स स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, इट इज x/3 फ्रॉम हियर एंड 2x/3 फ्रॉम हियर. अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो अगर मुझे एट एनी पॉइंट x बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इट विल बी लोड यानी कि x² इनटू डिस्टेंस यानी कि x/3. इसका सेंट्रॉइड कहां होगा x/3 पे, तो इट विल बी x³/3. So यानी at any point x the value of bending moment is x³/3. और ये कैसे वेरी कर रहा है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इट विल वेरी लाइक दिस, एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी अगेन 0. So this is the bending moment diagram. In this case, the bending moment at x equals to 5 will be 5³/3 यानी 125/3 kilonewton meter. In our next case, we have considered a simply supported beam जिसके मिड पॉइंट पे एक कपल लग रहा है 10 kilonewton meter तक. Now let's find out the value of R1 and R2 first. तो R1 plus R2 will be equals to 0. So R1 equals to minus R2, and if we take moment here, it will be R1 into 5 equals to 10. तो R1 will be 2, तो R2 की वैल्यू होगी -2. यहाँ माइनस साइन का मतलब है जो हमने डायरेक्शन लिया है फोर्स का, इट विल बी डाउनवर्ड. तो दिस विल बी लाइक दिस 2 and it will be like this 2. Now let's draw the shear force diagram. तो पहले हम एक डेटम खींच लेंगे. डेटम पे shear force की वैल्यू होती है 0. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. तो पॉजिटिव फोर्स जो होगा उसका shear force होगा पॉजिटिव, will be 2 kilonewton. Now from this point to this point there is no force. यहाँ सिर्फ एक कपल है पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसीलिए it will be constant, and at this point it is 2 downward, so 0. So this is the shear force diagram. Now we will draw the bending moment diagram. So again we will draw the datum first. Now we will start from the left. तो at this point यानी कि सेंटर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ लेफ्ट साइड फोर्स यानी 2 into 2.5 यानी 5 kilonewton meter, और ये लीनियरली वेरी करेगा अप टू दिस पॉइंट. अब इस पॉइंट पे चूंकि 10 kilonewton meter का मोमेंट लग रहा है और उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इस पॉइंट पे जो टोटल मोमेंट होगा इट विल बी 2 into 2.5 minus 10 यानी कि -5 kilonewton
मीटर। नाउ अगेन यहां से यहां तक लिनियरली वेरी करेगा और एट द एंड इट विल बी 0। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कई बार गेट में हमें ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जहां शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कुछ डायग्राम्स दिए रहते हैं ऑप्शन में और हमें लोडिंग कंडीशन को देख के चूज करना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम सही है। उसके लिए हमें पूरा सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो कि किसी टाइप ऑफ लोडिंग का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो फॉर दैट वी नीड टू नो टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज, अगर हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट द शियर फोर्स। नाउ दिस शोज कि जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है वो इक्वल होता है शियर फोर्स की वैल्यू के। अगेन अगर हम शियर फोर्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट द लोड, यानी कि जो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप होता है इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लोड। अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोडिंग का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो लेट्स कंसीडर अ कैंटिलीवर। इस पे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। ओके, अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। और उसका स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगेन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो क्यूबिक पैराबोला होगा, जिसका स्लोप जो है वो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों डायग्राम देखने में सिमिलर लग रहे होंगे, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये पैराबोला है और ये क्यूबिक पैराबोला है। ओके, नेक्स्ट हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेंगे जो गेट में आ चुका है और हम देखेंगे कि उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। लेट्स कंसीडर अ केस ऑफ कैंटिलीवर बीम जिसमें एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है इस टाइप का। अब इस केस में जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसा बनेगा। वी नो कि शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ लोड। लोड की जो वैल्यू है वो यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ 0 है, यानी शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो इट विल बी लाइक दिस। अगेन शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो यहाँ पे 0 और यहाँ मैक्सिमम है। तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ मैक्सिमम है। तो हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है वो यहाँ से 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा। इट विल बी लाइक दिस। अब हमारा शियर फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है, तो हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो है वो यहाँ से एंड तक कम होता जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से हमने देखा कि कभी भी गेट में अगर कोई क्वेश्चन आए और उसके ऑप्शंस में डिफरेंट डायग्राम्स दिए हों तो हम बिना वैल्यूज निकाले भी बता सकते हैं कि किस टाइप की लोडिंग का कौन सा डायग्राम है। Okay, so this was all for shear force diagram and bending moment diagram. Thank you guys for watching our videos and do remember mechanical मतलब gate mentor.